जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो क्वेश्चन बुकलेट आप देख रहे हैं जनरल स्टडीज़ एंड हिंदी, ये कक्षा 9th और 10th का क्वेश्चन पेपर है जो कि इस बार बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया की गई इसमें पूछा गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का था। तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया और क्या आंसर दिया गया कौन से क्वेश्चन का। आपको याद दिला दूं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 26/8/2023 को एग्ज़ाम हुआ था, जो कि यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ था पेपर 3। और जो हिंदी सब्जेक्ट है या इंग्लिश सब्जेक्ट है या अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनको जनरल स्टडीज़ जरूर पूछा जाएगा। इसमें मैथ भी होंगे, करेंट अफेयर भी होंगे, जीके भी होंगे, जीएस भी होंगे, सब कुछ। और उसके बाद सब्जेक्ट से भी पूछा जाएगा। तो जो हिंदी वाले हैं वो अगर सोच रहे होंगे कि सिर्फ ग्रामेटिकल पोजीशन पढ़ लेने से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस बार का क्वेश्चन का लेवल आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है सही ढंग से तो टोटल के 120 क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। इस बार डेफिनेटली आपको मदद करेगा। आप तैयारी करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे और मदद जरूर करेगा कि हाँ इस बार 120 क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरह से आएगा और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये भी आप डिसीजन ले पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा। जितना मदद हो सके मैं आप सभी तक मदद जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है। सभी सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो इस बार परीक्षा लिया गया बीपीएससी के द्वारा टीचर वाला, उसका साथ ही साथ सेट का भी वीडियो मैं आप सभी के समक्ष देने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर भी आप सेट लगा पाएंगे और इसका पीडीएफ भी वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत कुछ होने वाला है इस बार इस चैनल पर। तो नया चैनल है, चूँकि आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन जो कि यहाँ पर सीरीज वाइज हुआ था, जो कि बुकलेट सीरीज ए दिया गया है और सभी में क्वेश्चन एक ही था। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन ये था वो था, लेकिन हाँ एक चीज़ था कि जैसे ये 1 नंबर में क्वेश्चन है तो किसी में 4 नंबर में, किसी में 5 नंबर में ऐसा पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन सभी का सेम ही था। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट वन में जनरल स्टडीज दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो जनरल स्टडीज में सबसे पहले यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है और बोला गया कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो उनकी जो आयु का अनुपात मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल आंसर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा ना, उसी के आधार पर मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ और आंसर में मैं टिक लगा दे रहा हूँ। ठीक है। और टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा। तो इसका जो बीपीएससी फाइनल आंसर दिया था और आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो 3:5 इसका राइट आंसर आता है। ठीक है। कोई शक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जहां दिक्कत परेशानी होगी कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चढ़ते हैं, जहां से यानी कि अपने घर से, तो आपका जो गाड़ी है, जो स्टेशन पर ट्रेन है, वो 7 मिनट पहले निकल चुकी होती है। तो ये तो गलत चीज हो गया ना, आपका ट्रेन छूट गया। चलो इसके बाद आपने अपना रफ्तार बढ़ाया, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मतलब पहले आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे थे तो आपका 7 मिनट से जो है ट्रेन छूट गया, लेकिन वही आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चले हैं तो आप स्टेशन पर 5 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। तो आपका जो घर है, जैसे ये आपका घर है और ये स्टेशन है, तो इसका दूरी, बीच का दूरी पूछा गया है कि बीच का दूरी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 6 किलोमीटर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताया गया पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5200 है। तो पी की मासिक आय क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो पी का जो मासिक आय निकलकर सामने आएगा वो यहाँ पर 4000 निकलकर सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए, यानी P का जो 30% है और Q का जो 40% है इसमें जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है। मतलब Q का जो है वो 80% हो जाता है। तदनुसार Q का कितना प्रतिशत है, यानी इसके बाद Q जो है P का कितना प्रतिशत है,
तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आप इसे सॉल्व करते हैं तो 75 इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है। इसके बाद पूछा गया कि ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया गया, यानी धन बांटा गया, मनी बांटा गया। यदि C को D से 1000 अधिक मिलता है, किसको मिलता है? C को D से 1000 अधिक मिलता है, तो आपको बताना है कि B का हिस्सा क्या होगा। तो जो B का हिस्सा निकलकर सामने आएगा ना, वो सॉरी आप इसे सॉल्व करोगे तो B का हिस्सा निकलकर सामने आएगा 2000। ठीक है, इसका राइट आंसर 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? तो छठे नंबर क्वेश्चन ये कहता है, दुकानदार वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% का छूट देता है। देखो, छूट देता है या बट्टा देता है, वही बात होता है। यदि वह उस पर 6% छूट दे देता, यानी 6% बट्टा दे देता या छूट दे देता, तो उसे पहले से 15 रुपया कम का लाभ मिलता, यानी जो लाभ वो कमा रहा है ना, उससे 15 रुपया कम का मिलता। तदनुसार उसके बाद उस घड़ी का अंकित बिक्री क्या होगा, बिक्री मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर बिक्री मूल्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो 1500 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उसमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब आप सॉल्व करोगे तो इसका 39 आंसर निकलकर सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो कि 8वें नंबर क्वेश्चन ये कहता है, यदि 2 की पावर 2n-1 बराबर 1/8 की पावर n-3 है, तो n का मान क्या होगा? तो n का जो मान हो जाएगा वो यहाँ पर n का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब 9th नंबर क्वेश्चन, जो कि मैथ नहीं है, ठीक है, मैथ 8 नंबर क्वेश्चन तक ही था, यानी 8 मैथ पूछा गया। 9th नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आता है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी फोटोवोल्टिक सेल जो है, इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, तो इसका आंसर निकलकर सामने आता है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। इसका राइट आंसर निकलकर सामने आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट दी गई है। इसके बाद है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ये बात आप लोगों को मालूम ही होगा, जो कि किया जाता है एथिलीन का उपयोग किया जाता है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? अगर मैं निम्नलिखित के बारे में बात करूं, ऑप्शन के बारे में बात करूं, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और उपर्युक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर निकलकर सामने आएगा, उपर्युक्त में से सभी इसका राइट आंसर निकलकर सामने आएगा। देखो, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था एग्जाम में, और इस बार भी वही होने वाला है। ठीक है, देखते हैं इस बार नेगेटिव रहता है या फिर नहीं रहता है। इसके बाद है लीची का खाद्य भाग है, लीची का खाद्य भाग पूछा गया है, तो इसका एरिल जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो इसका जो है विसरण क्रिया होता है, राइट आंसर विसरण क्रिया। इसके बाद 15वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका जो अपेक्षित जो यहाँ पर स्थिति है वो ज्ञान करने की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी जीन मानचित्रण। जीन मानचित्रण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है, जो कि बीजाणु मृत कोशिका जो होती है वो यहाँ पर होती है द्विगुणित। द्विगुणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई थी? तो एनजीटी की जो स्थापना की गई थी वो यहाँ पर की गई थी 2010 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर ने
सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो का शुरुआत किया था? तो देखो इसमें ऑप्शन दिया गया है कोची, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु। तो कोची नहीं होगा, विशाखापट्टनम भी नहीं होगा, ठीक है, बेंगलुरु भी नहीं होगा। तो इसमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक तो कट ही जाएगा। तो ई ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी जो दिया गया है ना इसमें से कोई भी नहीं है। इसके बाद है भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो बैठक के बारे में आपको बताना है। तो बैठक जो हुआ था वो श्रीनगर यानी जम्मू और कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आता है वो निर्जला ने ही यहाँ पर रजत पदक जो है प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उपन्यास टॉम्बल ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता था? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है 2022 किसने जीता था? तो इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आता है वो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने जीता था। अगला क्वेश्चन है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? जो 74वां गणतंत्र दिवस था इसका मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर अब्देल फतह अल सीसी दिया गया है। इसके बाद आगे आते हैं। तो बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था? क्या आपको मालूम था कि बिहार के जिले में एक ऐसा जिला है जहां पर प्रथम यानी पहला तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था? क्या आपको मालूम है? तो बताइए कि कौन सा है। तो यहाँ पर पश्चिम चंपारण में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि 24 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? GI टैग, जी हाँ, किसे मिला है? तो GI टैग जो है मगही पान को GI टैग मिला हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मगही पान GI टैग मिला हुआ है इसका। 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे एक का जो है यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर एक का 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी का जो है यहाँ पर बी का 3 आ जाएगा, बांगर जो कि कंकड़, तो भांगड़ इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद सी को अगर हम मिलान करते हैं जो कि कायल है, तो सी का जो मिलान आ जाएगा वो 4 नंबर पर आ जाएगा, तटीय मैदान। और मांड जो चला जाएगा वो पंजाब के मैदान, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन होगा। यहाँ पर बी आंसर इसका राइट दिया गया है। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं निकलती है? ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं निकलती है, ये बात पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ये तो कट ही जाएगा ऐसे ही। तो ऑप्शन यहाँ पर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 27वें नंबर क्वेश्चन ये कहता है लेखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तो अरुणाचल प्रदेश में है, आपको मालूम ही होगा, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। इसके बाद है मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? मगध एवं अंग का जो मैदान है वो किसके हिस्से है? तो मध्य गंगा का मैदान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वें नंबर ये कहता है कि जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? तो देखो जोग शरावती, कपिल धारा कावेरी, धुआंधार गोदावरी, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। 30वें नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। यानी भारत के जो निम्नलिखित बंदरगाह है उसे उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण आपको मालूम होगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, यही ना होता है। तो आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है यहाँ पर सुमेलित करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम और उसके बाद विशाखापट्टनम। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं उत्तर से दक्षिण के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा विशाखापट्टनम, उसके बाद आ जाएगा काकीनाडा और उसके बाद आ जाएगा मछलीपट्टनम और उसके बाद लास्ट में आएगा नागपट्टिनम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 31 पर चलते हैं। 1954 में
किस दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आ रही है वो यहाँ पर भारतवर्ष और नेपाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट दी गई है। अगला क्वेश्चन है RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो जलवायु प्रदेश में आता है, इसका बात करें तो यहाँ पर उपाद्र संक्रमण कालीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? यानी पूर्ण स्वराज के जो सिद्धांत है वो गृहीत किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपको मालूम ही होगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में ये किया गया था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? जो पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर इसका जो है सिख धर्म को परिष्कृत करना इसका प्रारंभिक उद्देश्य था। 35 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकलकर सामने आता है वो वीडी सावरकर इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहां घटित हुआ था? तो इसका बिहार और बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा कि वर्ष 1946 में बने अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है यहाँ पर खाद्य एवं कृषि विभाग थी। इसके बाद है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? यानी किसने अनुग्रह किया था? तो ये तो सभी को मालूम है कि राजकुमार शुक्ल। आप इस बार अगर परीक्षा देने गए होंगे चंपारण में या फिर कभी जाओगे तो देखना स्टेशन से कुछ ही दूरी पर चरखा पार्क है और उसके सामने राजकुमार शुक्ल का भी वहाँ पर मूर्ति बना हुआ है, ठीक है, गांधी जी के संग्रहालय में। तो इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है राजकुमार शुक्ल। अब 39 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। थोड़ा तेजी में बढ़ते हैं। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास किसने किया था? तो शिलान्यास जो है यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी, जो कि यहाँ पर 41 नंबर, एक चीज़ बता दूं कि पार्ट 2 निकलकर सामने आता है और हिंदी वाले विशेषता ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट होता है और इसमें देखिए कि हिंदी से ग्रामेटिकल पोजीशन से कितना क्वेश्चन लिया गया, थ्योरेटिकल से कितना लिया गया और क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए, भाषा से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन निकलकर सामने आया है वो भाषा से ही निकलकर सामने आया। पहला क्वेश्चन निकलकर सामने आया कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप में हुआ है? तो इसका राइट आंसर निकल कर आता है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो यहाँ पर थे बीजी खेर जो है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखो कितना डीपली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? तो पश्चिम हिंदी की अगर बात करें तो ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी और यहाँ पर तो ये कोई नहीं है, ठीक है, ये कोई नहीं है। और उपयुक्त में से तो ये तो काट ही दीजिए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? यानी खड़ी बोली का कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो देखोगे तो यहाँ पर बरेली जो है खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ बोली दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्र। कूट यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन वाइज। अगर एक का ए मिलान करते हैं, बी का 4, सी का 3, 4 का डी का 2, इसके बाद 1 का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ये भी नहीं होगा। सी का अगर देखें तो 1 का 4 यहाँ पर दिया गया है, 1 का 4 दिया गया है, बी का 2 दिया गया है, सी का 3
डी का 1, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर निकल कर सामने आएगा ई नंबर, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि अनुच्छेद 351 इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आता है 47 नंबर क्वेश्चन। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? किस विद्वान का है? 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो शिव सिंह सेंगर इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद है चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? आप देखेंगे कितना डीपली यहाँ पर पूछा गया है, तो रामचंद्र शुक्ल का राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद है मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो किस कवि को स्थान नहीं मिला? इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आता है वो मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया था? तो किस नाम से किया था? तो इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आता है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल इसका राइट आंसर आता है। उसके बाद भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो राइट आंसर जो है यहाँ पर जेम्स हिक्की आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का था? तो देखो एक एक विचार दिया गया है और आपको बताना है कि किस विद्वान का ये विचार था। देख सकते हैं कितना डीपली पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो रामचंद्र शुक्ल जो है इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है। 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन ये कहता है इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश की वाल्मीकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्वयंभू को कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। जो कि एक तरफ दार्शनिक मत दिया गया है, दूसरी तरफ प्रवर्तक आचार्य दिया गया है। तो यहाँ पर मिलाया गया 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद 1 का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, ये भी गलत है। इसके बाद ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ई आ जाएगा, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर निकलकर सामने आ जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि प्रगतिवाद केवल साम्यवाद मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता है। यह विचार किस विद्वान का था? तो यह जो विचार है वो यहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त का था, याद रखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर निकलकर दोस्तों सामने आता है वो यहाँ पर आ जाता है नंद किशोर आचार्य का, यानी 56 का बी आंसर हो जाएगा। 57 के बारे में बात करें तो शमशेर मुडस के कवि है जो कि किसी विजन के नहीं, यानी शमशेर मुडस की कवि है किसी विजन की नहीं। यह कथन किस विद्वान का था? तो यह कथन जो है यहाँ पर मलयज का था। मलयज का ये कथन था। डीपली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको तैयारियां इस बार करनी है। 58 नंबर क्वेश्चन ये कहता है इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो अरविंद दर्शन से अगर मैं प्रभावित के बारे में बात करूं, जो कि 58 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो इसका सुमित्रा नंदन पंत जो है राइट आंसर निकलकर सामने आता है। 59 नंबर क्वेश्चन ये कहता है भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? तो यह विचार रीतिकाल के जो है इसमें से कोई नहीं लग रहा है भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ई आंसर यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन ये कहता है इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो अलंकारवादी आचार्य जो है केशव दास, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों स्थापना
और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ में दिया गया है पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदलता है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचना होने लगा है। तर्क में दिया गया है संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। तो इसका जो कूट दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है अ और ब दोनों सही है, अ और ब दोनों गलत है, अ गलत है, ब सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो 61 का जो राइट आंसर निकल कर सामने आता है वो यहाँ पर अ और ब दोनों सही है, यानी तर्क जो है वो भी सही है और स्थापना दोनों सही है। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, यानी जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है वो कौन नहीं है। तो यहाँ पर यशपाल जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, इसका राइट आंसर निकल कर सामने आता है। 63 प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है। तो विधवा समस्या जो कि गबन, गोदान, रंगभूमि ये सब में नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं है। तो विधवा समस्या जो हो जाएगा वो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 64 नंबर ये कहता है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, तलाक और पुनर्विवाह की समस्या। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर ध्रुव स्वामिनी, इसका राइट आंसर निकलकर सामने आती है। 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, जो कि यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का राइट आंसर निकलकर सामने आती है। उसके बाद 66 नंबर की तरफ चलते हैं। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। जो कालिदास का शकुंतला नाटक, इसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था, तो वो अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, खड़ी बोली में इसका अनुवाद। 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहन राकेश के किस नाटक से टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है। मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है। तो इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है और मैंने इसे ही गलत कर दिया, चलो इसे सही कर देता हूँ। ये रहा इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आता है सम्राट चंद्रगुप्त, इसका राइट आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रगतिवाद परंपरा का कहानीकार नहीं है। याद रखिएगा, तो कहानीकार नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर इलाचंद्र जोशी जो है नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है। जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है। तो इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आता है वो उपर्युक्त में से कोई नहीं, जो कि ये जो दिया गया है इसमें से कोई नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन ये कहता है पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी के एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है। तो यह विचार जो है रामचंद्र शुक्ल का है। देखो अधिकतर क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल से आया ना, इसलिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया निर्वैतिकता का सिद्धांत किसका है। निर्वैतिकता का सिद्धांत जो है किसका है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है एलियट का है, एलियट का इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है। 73 नंबर क्वेश्चन है साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है। तो इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है अरस्तु। अरस्तु जो है इसका राइट आंसर आ जाती है। इसके बाद आगे आते हैं 74 में देखेंगे, जो कि बीपीएससी के द्वारा 74 का जो आंसर था वो यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था। जो फाइनल आंसर निकाला गया था उसमें डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन है भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है। और जब मैंने सर्च लगाया तो यहाँ पर ये ए नंबर क्वेश्चन सही निकलकर सामने आता है, ठीक है। वैसे वटनायक भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पढ़कर देखेंगे कि भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया तो निकलकर ए इसका सामने आया, कहीं कहीं पर सी भी दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर ए जो है मैंने देखा कि सही आंसर दी गई है। हालांकि बोर्ड की तरफ से इसे डिलीट कर दिया गया, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये डाउटफुल है, ठीक है, वो चीज़ें आप इसे देख लीजिएगा।
75 नंबर क्वेश्चन ये कहता है संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है। रीति और गुण में अभेद माना है, तो इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आता है वो ई ऑप्शन यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर निकलकर सामने आती है। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को उसकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला, जो कि यहाँ पर 76 का जो आंसर निकलकर सामने आता है कविता के नए प्रतिमान। इसका राइट आंसर निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। देखिए मिलान वाला जो क्वेश्चन है ना वो काफी सारे पूछे गए हैं, तो इसलिए मिलान वाले क्वेश्चन पर विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलान कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए भरत मुनि, जो कि भरत मुनि को अगर देखा जाए तो रस संप्रदाय माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर आनंदवर्धन को क्या माना जाता है, तो आनंदवर्धन को यहाँ पर ध्वनि संप्रदाय माना जाता है। उसके बाद कुंतक को क्या माना जाता है, तो कुंतक को अगर देखा जाए तो वक्रोक्ति संप्रदाय माना जाता है, और वामन को तो रीति संप्रदाय, ये तो आप जानते ही होंगे। तो देख लीजिए कौन से मिल रहा है। ए नंबर गलत है, बी नंबर इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है, ठीक है। ये इसी तरह से आपको मिलान करना होता है। आगे आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है, तो किसने कहा है। 78 का जो इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद 79 स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैत्रेय पुष्पा इसका राइट आंसर निकलकर सामने आती है। 80 नंबर क्वेश्चन यानी 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति का लेखक जो है यहाँ पर निकलकर सामने आता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से डीपली पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक का लेखक है। आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो जो लेखक से संबंधित क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है। उसके बाद 82 को देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन ये कहता है संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता कौन है, तो उपर्युक्त पंक्ति के जो रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर ये नहीं होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी ये भी नहीं होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध ये भी नहीं होंगे। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर निकलकर सामने आती है। 83 जो कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये सब तो आप जानते ही होंगे, ये सब कोई जानता होगा। उर्वशी इसका राइट आंसर निकलकर सामने आती है। उसके बाद 84 निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है। अजायब घर की बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है, तो आपको मालूम ही होगा कि अजायब घर का जो आता है वो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो निकलकर सामने आता है, यानी बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आता है वो सिद्ध साहित्य यानी सी ऑप्शन इसका सही आता है। उसके बाद है 86 मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि जो है किसने दी थी, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। ये बात आप मत भूलिएगा, याद रखिएगा। 87 की बात करें तो 87 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित कृतियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और सही कोट का चयन कीजिए। एक तरफ कृति है और एक तरफ रचनाकार है। तो यहाँ पर अगर मैं मिलाऊँ तो देखता हूँ ए का जो आंसर अकाल और उसके बाद तो नागार्जुन इसका सॉरी नागार्जुन इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है। सी नहीं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ए का 4 यहाँ पर निकल कर सामने आता है। उसके बाद कलगी वाजरे की जो कलगी वाजरे की है वो यहाँ पर निकल कर आता है सी यानी अज्ञेय। उसके बाद गीत फरोश का यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, और ब्राह्म राक्षस का यहाँ पर मुक्ति बोध निकल कर सामने आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन ये कहता है एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी भी है, यानी कि वहाँ पर एक थर्ड आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है। तो उपर्युक्त पंक्तियाँ धूमिल की किस कविता से है, तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो इसका जो आंसर निकल कर सामने आता है नक्सलवाड़ी नहीं, मोचीराम नहीं, ये नहीं आएगा, अकाल दर्शन ये भी नहीं आएगा, यानी ई ऑप्शन इसका राइट जाएगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 89 नंबर क्वेश्चन, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, यानी कमलेश्वर द्वारा जो है रचित कहानी नहीं है। तो 89 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक और जिंदगी ये जो है ये रचित नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक के में दृश्यों की कुल संख्या, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या अगर देखा जाए तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 44। 91 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है, जो कि 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ई इसका राइट आंसर, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 92 के बारे में बात करते हैं, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है। 92 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर वान भट्ट की आत्मकथा इसका राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि गैग्रीन कहानी का लेखक, गैग्रीन कहानी का लेखक अगर देखा जाए तो निर्मल वर्मा ये नहीं है, कमलेश्वर ये भी नहीं है, ज्ञान रंजन ये भी नहीं है। तो इन तीनों में से कोई नहीं है, और यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्ता अज्ञे के द्वारा जो है ये गैग्रीन कहानी लिखी गई थी। 94 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा कि बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है बहुत कम कहानी लिखी है, लेकिन लोकप्रियता इनको बहुत मिला है। 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन जो कि ये कहता है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है। तो अगर मैं 95 के बारे में बात करूं तो देखो अमृतलाल नगर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर निकलकर सामने आता है, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 96 के बारे में बात करते हैं। 96 में ये कहा गया है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है। तो महाकवि सूरदास पर आधारित अगर देखा जाए तो खंजन नयन जो है इसका राइट आंसर निकलकर सामने आती है। 97 के बारे में बात करें, जिसे संसार दुख कहता है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूति चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा सी आकर्षक नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है। तो यह कथन अगर देखा जाए तो गोदान के मेहता पात्र इसका राइट आंसर दी गई है। 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवसेना, जो कि देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। तो आप सभी को ये बात मालूम ही होगा कि देखो स्कंद गुप्त जो है इसका राइट आंसर निकलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि देवसेना जयशंकर प्रसाद के स्कंद गुप्त नाटक की पात्र है। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 और जो ये रहा, यहाँ पर लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया था। तो लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो राइट आंसर निकलकर सामने आएगा विजय देव नारायण शाही। अब शतक लगने वाला है क्वेश्चन का, यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 100 नंबर क्वेश्चन ये कहता है इनमें से किस लेखक ने निबंध ललित निबंध विद्या की प्रस्थान बिंदु बने, जो कि इसका राइट आंसर निकलकर सामने आ जाता है 100 नंबर का हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर आगे आते हैं जो कि 101 से 105 तक खंड में दिए गए गद्यांश हैं और इसे पढ़कर सही विकल्प चुनकर आंसर देना है। यहाँ पर सबसे पहले है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। मनुष्य या मानव समुदाय जो है अपने भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, ये सही बात है। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्य में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है।
भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व जो है आवश्यक है, परम आवश्यक है। यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो देखो, भाषा के ऊपर बात किया गया, तो भाषा का महत्व के ऊपर बात किया गया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो, एक बार आप सही से पढ़ लेते हो तो फिर से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप क्वेश्चन देखोगे और टिक करते चले जाओगे। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ, जो अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है वो आपने देखा था ऊपर वाला में। अभिव्यक्ति शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ पर निकलकर सामने आता है प्रकट करना। अभिव्यक्ति यानी कोई भाषा अभिव्यक्त करता है तो वो प्रकट करता है, राइट। तो 102 नंबर इसका जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकट का विलोम शब्द क्या है? अब आपको विलोम शब्द भी जानना है कि प्रकट का विलोम शब्द क्या है। तो गुप्त और प्रकट यही तो है आपस में, तो इसका गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन 104, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर नदी के पर्यायवाची शब्द देखा जाए ना तो आपको मालूम ही होगा कि तरंगिणी नदी का पर्यायवाची शब्द है, ईला नहीं है। ये कहाँ से हो जाएगा भाई? तो ईला जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तरंगिणी भी है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ तो तटनी भी है, ठीक है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये तो हो ही नहीं जाएगा। ईला जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आगे आते हैं तो 105 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश का आशय है। गद्यांश का क्या आशय है वही आपको बताना है। तो 105 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले बताया गया कि भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। बिल्कुल सही, मैंने गद्यांश में पढ़ा था कि भाषा की जो समानता है यानी एक जैसी भाषा अगर मनुष्य बोलेगा तो निकट रहेगा, मिलजुल कर रहेगा। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है? नहीं, भाषा ही राष्ट्रीयता का विकास करती है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है, राइट। अब 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन ये कहता है गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगर गुणवाचक विशेषण के बारे में बात करें तो यहाँ पर चौगुना, ठीक है, चौगुना नहीं है गुणवाचक विशेषण। बाकी तो पतला गुणवाचक है, उसके बाद घना गुणवाचक है, लेकिन चौगुना इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। 106 का हो जाएगा बी आंसर। 107 का देखते हैं। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना, देखो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। तो बराबर मानना, देखिए बराबर मानना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। एक आंख से देखना मतलब बराबर मानना। 108 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में अगर मैं बात करूं तो महोत्सव में नहीं है, इसका बी जो है राइट आंसर हो जाता है। 190 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने रमेश को मारा था। मैंने तो कभी नहीं मारा, आपने मारा? जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा वेद है? वाक्य में भूतकाल का कौन सा वेद है? तो ये आपको बताना है 109 नंबर क्वेश्चन में। तो पूर्ण भूतकाल, पूरा भूतकाल यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है मनोज पुस्तक पढ़ता है। मनोज, क्या मनोज भाई आप पुस्तक पढ़ते हैं? जरूर पढ़िएगा। मनोज पुस्तक पढ़ते हैं वाक्य में वाच्य है। देखो वाच्य से भी क्वेश्चन आया, याद रखेंगे। तो वाच्य पूछा गया है तो कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य क्या है इसमें 110 में? तो यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा, क्योंकि मनोज जो है पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण। देखो समास से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण अगर देखा जाए तो यहाँ पर भूखा प्यासा द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये आप देख सकते हो। भूखा प्यासा जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब 112 नंबर क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी से है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है 112 में, जो कि यहाँ पर साम्राज्य, श्राप, पैतृक, ये रहा बिल्कुल शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद है चट मंगनी पटविया। गांव में आप सुनते होंगे लोकोक्ति, ठीक है। चट मंगनी और पटविया यानी शीघ्र जो भी होता है, चट मंगनी पटविया शीघ्र यानी कि तत्काल कार्य होना, ठीक है। तत्काल जो कार्य रहता है वो होता है। शीघ्र विवाह होना नहीं, यहाँ पर
मेन इसका लोकोक्ति का अर्थ समझना है तो यहाँ पर तत्काल कार्य होना चट मंगनी पट विवाह का अर्थ यहाँ पर है, पट विवाह का अर्थ। 114 नंबर क्वेश्चन ये कहता है अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ है, जो कि यहाँ पर अग्नि वायु इसका राइट आंसर दी गई है। 115 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा। देखो संधि विच्छेद से भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वाग्जाल का ये ग नहीं, जिसमें ग है उसको काट दो, क्योंकि वाक्जाल ये बिल्कुल सही लग रहा, वाग ग है काट दो, ये वो ग नहीं होगा, ठीक है। वाक्जाल इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है मौन। मौन प्रत्यय जो है लास्ट में जो रहता है, तो मौन बोलोगे, तो मौन आप एक बार बोल कर देख लो। 116 नंबर का आप मौन बोल कर देख लो, मौन आता है, ठीक है। सैव, सैव के बारे में बात करें तो सैव जो है यहाँ पर ये इसमें भी आता है। कुलीन, हाँ ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब है कि 116 का सी आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं 117 नंबर की ओर। अशुद्ध वाक्य बताना है, इसमें से अशुद्ध वाक्य जो है वो बताना है। तो सबसे पहला है आज दिन सबसे अच्छा है। आज दिन सबसे अच्छा है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, ये अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य है, यानी ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने दोनों पर टिक कर दिया, हटा देता हूँ एक, तभी तो आपको पता चल पाएगा ना जब PDF दूंगा। तो यहाँ पर मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, या ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। उसके बाद बाकी के ये शुद्ध दी गई है। आपको बताते चलूँ कि टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा जो टिक किया हुआ PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर 118 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उपर्युक्त में से लोकोक्ति, जो कि आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 118 की आंसर हो जाएगा कि अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि का वर्षा जब कृषि सुखाड़, यानी कि जब कृषि सूख ही गया तो वर्षा होकर क्या फायदा, मरीज जब मर ही गया तो डॉक्टर इलाज करके क्या करेगा। तो ये लोकोक्ति जो है A नंबर इसका बिल्कुल सही है। इंटरेस्टिंग सवाल है, चलो बहुत बढ़िया। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वाला में ही, मोहन के घर के निकट चौराहा है। मोहन के घर के निकट चौराहा है, बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात करें तो पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, ये बिल्कुल सही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं PDF भेज दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।